गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि यह कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है और इससे जो है हम करंट सेंसिटिविटी, इसकी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे नापते हैं। आज हम देखेंगे और समझेंगे कि धारा मापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे और वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। यह दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इस पे न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे और इनके क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करेंगे। तो किलिकित चल कुंडली धारा मापी को अमीटर के रूप में प्रयुक्त करने के लिए इसकी कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध डाल देते हैं जिसे हम शंट कहते हैं। ध्यान दीजिए नीचे चित्र में, यहाँ देखिए यह एक छोटे वैल्यू का प्रतिरोध जहाँ हाईलाइट किया जा रहा है वहाँ पे S दिख रहा है। यह गैल्वेनोमीटर है G, जिसका प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर के कॉइल का, और S उसके समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध डाल दिया गया जिसको शंट कहते हैं। और इस पूरे जो सिस्टम है, जो पूरा ये आपको दिख रहा है उपकरण, इसको हम गैल्वेनोमीटर से किस में बदल दिए, अमीटर में। अब देखिए, तो इसे शंट कहते हैं। शंट डालने से परिपथ की धारा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है तथा यह प्रबंध एक अच्छे अमीटर का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से यह अमीटर का कार्य कर रहा है। यहाँ देखिए आई धारा आ रही है, तो इस कॉइल में IG धारा जो आ रही है गैल्वेनोमीटर के कॉइल में, और शेष धारा इस शंट के द्वारा यहाँ से निकल जा रही है। तो इस प्रकार से हम इसको एक बड़े रेंज का भी अमीटर बना सकते हैं शंट के उपयुक्त वैल्यू का चुनाव करके। कितना वैल्यू का हमको शंट लगाना है और इसके फुल विक्षेप कितने वोल्ट पर देता है, दोनों को जानकारी होने पर हम इसको एक बड़े वैल्यू के अमीटर के रूप में बदल सकते हैं। अब देखिए कि इससे कैसे निकालते हैं। तो माना परिपथ में धारा I है, ये देखिए परिपथ में धारा I है। धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध G है, इसका प्रतिरोध G है तथा शंट का प्रतिरोध S है। तो शंट का प्रतिरोध S है। अब माना IG धारा कुंडली G में तथा I माइनस IG धारा शंट S से होकर जाता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि IG धारा देखिए सीधे G से होकर जा रही है और I माइनस IG धारा शंट S से होकर जा रही है। दोनों यहाँ फिर मिलकर धारा I के रूप में परिवर्तित हो जा रहे हैं। चूँकि G तथा S समांतर हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा G और S दोनों समांतर हैं और समांतर में दोनों का विभवांतर या वोल्टेज समान होगा। तो जो G के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही S के अक्रॉस होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे IG इंटू G, यह वोल्टेज हो गया इस गैल्वेनोमीटर के कॉइल के अक्रॉस, और I माइनस IG यह धारा जा रही S में, तो I माइनस IG धारा गुणे प्रतिरोध S, यानी कि I माइनस IG इंटू S यह हो गया वोल्टेज शंट के क्रॉस। दोनों बराबर होंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो IG इंटू G इक्वल टू I इंटू S माइनस IG इंटू S। IG को इस साइड ले आएंगे, साइड चेंज कर लेंगे, तो S प्लस G इक्वल टू IS। तो IG का मान S अपॉन S प्लस G इंटू I हम निकाल लेंगे। यह देखिए ये समीकरण नंबर 1 हो गया, या 2 हो गया, यानी कि इसमें गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा जा रही है इस IG से हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 से अगर हमको S का मान निकालना होगा तो S यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो I माइनस IG हो जाएगा। IG में भाग देंगे तो S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, यह शंट S का मान हो गया। तो यदि कुंडली में धारा IG के द्वारा पूरे पैमाने पर विक्षेप हो तो परिपथ में धारा I होने पर यह पूरे पैमाने का विक्षेप होगा। जैसे कि अगर यह 1 एम्पियर धारा नाप सकती है तो हम उपयुक्त शंट लगाकर, इसको आगे क्वेश्चन में बताया जाएगा, उपयुक्त शंट लगाकर इससे हम 10 एम्पियर 100 एम्पियर तक की धारा मापी को हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी धारा मापी को हम कैसे अमीटर के रूप में बदलेंगे, यह इस प्रक्रिया द्वारा हम अमीटर में बदलेंगे। तो इस पे कई सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें हम फुल विक्षेप डिफ्लेक्शन के आधार पर हम इसको बड़े रेंज के अमीटर में बदल सकते हैं।
अब आइए धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे हम वोल्ट मीटर में बदलते हैं। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। क्यों अनंत होना चाहिए? जिससे कि वह धारा को मैक्सिमम ब्लॉक करके दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को या वोल्टेज को ज्ञात कर सके, इसलिए इसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। परंतु अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर प्राप्त नहीं किया जा सकता है यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो व्यवहार में एक अच्छे वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध उस प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए जिसके सिरों के बीच विभवांतर नापना जाना है। यानी किसी वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध उस प्रतिरोध से ज़्यादा होना चाहिए जिसके क्रॉस हमको नापना है। तो हम क्या करते हैं कि किलकित चल कुंडली धारामापी को वोल्टमीटर के रूप में प्रयोग करने के लिए हम इसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। अब आइए देखिए यहाँ पे यह गैल्वेनोमीटर है धारामापी, इसके श्रेणी क्रम में हमने एक आर प्रतिरोध जोड़ दिया है जिसका मान बहुत अधिक है। ठीक, तो इस दोनों को मिलाकर इस गैल्वेनोमीटर यानी कि जो अब यह यहाँ पे सिस्टम बना यानी वोल्ट मीटर बना, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा। तो कोई बाह्य प्रतिरोध के क्रॉस हमको इसको निकालना होगा, तो उससे इसका प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए धारा IG आ रही है किसमें, G में। ठीक, तो IG धारा इसमें G में आ रही है और वही धारा R में जा रही है। तो अगर इन दो बिंदुओं A और B के बीच का वोल्टेज अगर V है तो यही वोल्टेज G और R का सम्मिलित वोल्टेज होगा। ठीक, यानी G और R पर जो सम्मिलित वोल्टेज होगा वह इन दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज होगा। मान लिया यह V है तो V बराबर I इंटू R ओम के नियम से IG धारा इसमें जा रही है और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R प्लस G हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना कि धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G है तथा श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध R है। यदि A व B के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर IG इंटू R प्लस G। सिंपल है ये कि V बराबर IR से, तो IG धारा जा रही है और G प्लस R इसका प्रतिरोध है। अब यहाँ से R हमको निकालना होगा, तो क्या करेंगे V अपॉन IG करके और G को माइनस कर देंगे, यानी उस प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब यदि कुंडली में धारा IG के द्वारा पूरे पैमाने पर विक्षेप हो, यानी धारा IG किस में जा रही है, गैल्वेनोमीटर में, पूरे पैमाने पर विक्षेप हो तो A व B के बीच का वोल्टेज V होने पर पूरे पैमाने पर विक्षेप होगा। इसका मतलब ये है कि यदि हमको IG धारा पर इसकी गैल्वेनोमीटर का फुल विक्षेप अगर हमको पता है तो हम एक उपयुक्त इसमें प्रतिरोध डालकर इसको उच्च वोल्ट वाला एक वोल्ट मीटर बना सकते हैं। इसको हम न्यूमेरिकल जब किया जाएगा तो इसमें समझ में आएगा। अब इसमें कुछ और टॉपिक हैं तो इनको भी समझना ज़रूरी है कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, तो धारा लूप कैसे कार्य करता है। तो धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करता है। मैग्नेटिक डाइपोल जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था कि दो बराबर एवं विपरीत आवेश कुछ दूरी पर रखे थे जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे थे, उससे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग निकालते थे। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे उसी आधार पर। तो एक धारा लूप की चुंबकीय द्विध्रुव है, धारा लूप भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है। निम्न प्रकार से स्पष्ट कैसे एक धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव है, देखिए यहाँ पे देखिए दो धारा लूप बनाए गए हैं। ठीक, अभी इसको हम लोग समझेंगे। यदि एक धारावाही लूप को स्वतंत्रतापूर्वक घूमने के लिए लटकाया जाए तो यह एक निश्चित दिशा में ठहरता है। यानी धारावाही लूप को अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटका दें तो यह क्या होगा कि यह निश्चित दिशा में ठहरता है। तो लूप का तल NS के लंबवत यानी नॉर्थ साउथ के लंबवत दिशा में ठहरता है। तो अगर यह धारावाही किसी में धारा बह रही है तो उसको अगर हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वह नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ये क्या होता है, स्थिर होता है। यानी कि इसका तल जो है नॉर्थ साउथ की तरफ होगा, के लंबवत तल पे होगा। यदि दो धारा लूपों को एक दूसरे के दूसरा चीज़ देखिए किससे हम कह सकते हैं कि ये द्विध्रुव के रूप में कार्य करता है।
यदि दो धारा लूपों को एक दूसरे के निकट लाएं तो यह एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। यानी दो धारा लूप को अगर हम ले आएंगे तो आकर्षित और प्रतिकर्षित कब करेंगे? जब उनमें समान पोल अगर क्रिएट होता है तो वह प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत पोल क्रिएट होता है तो वह क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इस प्रकार धारा लूप का व्यवहार ठीक दंड चुंबक के व्यवहार की तरह ही है। ठीक है, तो यानी एक दंड चुंबक आप लोग देखे होंगे, बार मैग्नेट, जिसको अगर हम लटका देते हैं तो वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप रुकता है। इसी प्रकार कोई धारावाही लूप है, अगर उसको हम लटका दिए तो वह क्या होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसके लंबवत उसका तल होगा और रुकेगा। तो एक साइड उसका N होगा और उसके पीछे वाला तल S दिखाएगा। कैसे हम इसको देखते हैं कि देखिए, अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और धारा की दिशा वामावर्त है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, तो सामने वाला जो आपको वो दिखाई देगा वह पोल नॉर्थ पोल होगा। और यदि ऑब्जर्वर देख रहा है और धारा की दिशा दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज है तो वह सिरा साउथ पोल होगा। इस प्रकार से दोनों पोल क्रिएट होते हैं, एक इस साइड से एक दूसरे साइड से। ठीक, तो प्रेक्षक द्वारा देखने पर देखिए इसको लिखा गया है, धारा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज हो तो वह तल नॉर्थ पोल तथा दूर वाला तल साउथ पोल होता है। यह चित्र ए में है। इसके विपरीत धारा की दिशा दक्षिणावर्त के लिए होगी, यानी दूसरे के लिए क्या होगी कि अगर दक्षिणावर्त होगी तो वह साउथ पोल होगा और उसके विपरीत नॉर्थ पोल होगा। तो इस प्रकार से हम किसी धारावाही लूप को एक मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में समझ सकते हैं। अब आइए कि चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण, यानी कितना हम इसका टॉर्क कितना लगता है बल आघूर्ण किसी बार मैग्नेट पर, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई बार मैग्नेट रखा हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या मतलब? बलयुग्म लगेगा जो उसको घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। तो आइए देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर की एक बलयुग्म लगता है जो कि चुंबक के अक्ष को क्षेत्र के समांतर करने की प्रवृत्ति रखता है, यानी उसको घुमाकर क्षेत्र के समांतर कर देता है। तो वह घुमाने की प्रवृत्ति जो रखता है उससे एक बल का आघूर्ण या बल आघूर्ण क्रिएट होता है। तो चुंबक का प्रत्येक परमाणु एक धारा लूप होता है। चुंबक का प्रत्येक परमाणु क्या होगा? एक धारा लूप होगा, जिसको हम टाइनी या जो छोटा छोटा धारा लूप हम मान सकते हैं। तथा इन धारा लूपों पर लगने वाले बल के आघूर्णों का योग, यानी सभी धारा लूपों पर बल आघूर्ण लगेगा, इनका योग चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है। अब आइए देखिए, एक दंड चुंबक है जिसको हम छोटे छोटे धारा लूप के रूप में मान सकते हैं। ठीक, यह इससे थीटा कोण बनाता है, किससे? चुंबकीय क्षेत्र से, और यह इस चुंबक का अक्ष है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण पर स्थित धारा लूप पर लगने वाले बल का आघूर्ण आई ए इंटू बी साइन थीटा, जहाँ आई धारा है, ए उसका क्षेत्रफल है। ठीक, तो इस तरह से इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सबसे पहले यहीं से शुरू किए थे। यदि एन धारा लूप हो तो टार्क जो हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर उसमें एन लूप है तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है ना कि ये इसमें कई छोटे छोटे लूप हैं, तो मान लिया एन लूप है तो इस पे जो टार्क लगेगा एन आई ए बी साइन थीटा हो गया। मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इसकी तुलना टार्क बराबर टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, यह आप लोगों को याद आ रहा होगा जब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया गया था तो यह उस पर लगने वाला टार्क है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। ठीक, तो इससे अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए P की जगह पे यहाँ पे NIA है। ठीक, NIA P के समतुल्य है, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अथवा चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए B के समकक्ष E है, साइन थीटा है, टार्क है, बचा क्या? NIA। तो यह NIA यहाँ पे P की जगह पे दिख रहा है, तो यानी उसके समतुल्य दिख रहा है। तो P की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। तो M बराबर NIA हो गया। तो दंड चुंबक पर लगने वाले
बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होगा। यहाँ पे देखिए टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, यहाँ पे अगर हम एम रख दें तो एम बी साइन थीटा यह इस दंड चुंबक पर लगने वाले बल का आघूर्ण होगा। ठीक, और इसको वेक्टर फॉर्म में हम टाउ बराबर एम क्रॉस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम कुछ और टॉपिक है इसमें, उसको डिस्कस करके और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो दिए गए टॉपिक को अच्छी प्रकार समझ लेंगे और उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।